आरती टिक्कू सिंह, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक अब जाऊं, चूंकि ये बातचीत प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में जो हुई है उसके मोटे मोटे माने तो हम लोग निकाल लिए यहाँ पे, लेकिन जो हालात का जिक्र हम लोग कर रहे थे कि यूएस में जो बने हुए हैं ट्रंप के पॉलिसी की वजह से, और नवंबर के आखिर तक डील होने की उम्मीद जताई जा रही है दोनों पक्षों की तरफ से। अब डील में थोड़ी सी देरी हो रही है, तो जो भारत अपना रेड लाइन दिया हुआ था, भारत अपने रेड लाइन से आपको लगता है कि ऐसे माहौल में कोई कंप्रोमाइज करेगा कि नहीं, उसी पे टिका रहेगा? देखिए मुझे पूरा भरोसा है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के जितने भी मंत्री यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी 360 डिग्री व्यू लेंगे, क्योंकि यूएस के साथ हमारा एक पुराना संबंध है, लेकिन वो अनरिलायबल जो यूएस रहा है पास्ट में, उसकी वजह से कई सारी शंकाएं हैं, कई सारे डाउट्स हैं, कई सारे कह सकते हैं कि रेड लाइंस जो हमारी होनी चाहिए, वो पूरी की पूरी इंडियन टीम जो है मेरे ख्याल से वो ड्रॉ करनी चाहिए और की भी होंगी। क्योंकि देखिए यूएस का एक तो पाकिस्तान को जो सपोर्ट रहा है और उसमें हम लोगों को नुकसान काफी भुगतना पड़ा है। हमने अक्सर बात की है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, हमने अक्सर बात की है कि इनफैक्ट इवन आज की डेट में जनरल आसिम मुनीर को भी जो शय मिल रही है यूएस से, उस पे भी हमारी कई सारी चिंताएं हैं। और साथ ही साथ बिल्कुल शशांक जी ने सही कहा कि रशिया के साथ जो रिलेशनशिप इंडिया का है वो पुराना है, वो बहुत स्ट्रांग है और वो स्ट्रेटेजिक है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनको आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि पूरे एशिया में जो बैलेंस ऑफ पावर है और चाइना की वजह से आप जो आपत्ति एक आपत्ति नहीं हमको होगी, दिख रहा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा कि चलो रशिया के साथ जो है, जिस रशिया को हम लोग बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन वॉर की वजह से, वो जाकर के भारत से नजदीकियां बढ़ा रहा है, वो भारत जिससे हमने दूरी बना ली, तो एक प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर बन रहा होगा इसमें कि नहीं? देखिए साइकोलॉजिकल प्रेशर तो बिल्कुल कि प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पे आए और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको जो वेलकम दिया और जिस तरह की ट्रेड डील उनके साथ की है, बिल्कुल एक वो तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी का एक अच्छा मूव भी है और उसी तरह से डिप्लोमेसी होनी चाहिए। और साथ एक ही सवाल साथ जो मैंने कहा हाँ, कि हम हाँ, हमारी जो टीम है, हम इंडिया की हाँ। जो रिप्रेजेंटेटिव टीम है, उसमें पीयूष गोयल जी भी है और बाकी लोग भी है। उनको वो रेड लाइंस ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी है यूएस के लिए, क्योंकि रशिया के साथ हमारी एक डिपेंडेबल, एक रिलायबल रिलेशनशिप रही है, पास्ट में बिल्कुल। हिस्टोरिकली रही है। और यूएस के साथ कई सारे इश्यूज़ हैं, वो एड्रेस करने ही पड़ेंगे यूएस को भी। अगर हम ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो जितने भी इश्यूज़ हैं, जो मिसट्रस्ट के हैं, जो डाउट के हैं, वो कहीं न कहीं एड्रेस होने चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में पूरे जियोपॉलिटिकल जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसमें इंडिया की जो रिलेशनशिप यूएस के साथ होनी चाहिए, वो डिपेंडेबल होनी चाहिए। इसलिए इनफैक्ट मैं इसके साथ भी एग्री करती हूँ कि हमको कॉशियसली यहाँ से जितने भी स्टेप्स हम ले रहे हैं, वो कॉशियसली उठाने चाहिए, क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट जो है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी तरफ से ऑब्वियसली होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं, थोड़ा-सा हमें सतर्क होके यहाँ पे रहना चाहिए। मिथिलेश्वर ठाकुर साहब, ये हम लोग बातचीत ऐसे समय में कर रहे हैं जब पिछले 2 दिन से यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पर आए हुए हैं। यूएस के डिप्टी टीआर आए हुए हैं, उनके साथ टीम आई हुई है, और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब से भारत पर 50% टैरिफ लगाया यूएस ने, उसका दूसरी बार ऐसा हुआ कि उनकी टीम यहाँ पर आई है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के बैठकों में 2 दिनों तक बैठक चल रही है, क्या ये माना जाए कि ट्रेड डील की मोटे-मोटे जो मसौदे पहले तय कर लिए गए थे, उसी की बारीकियों को अब तय कर रहे हैं, और इसके बाद कुछ प्रक्रिया के बाद शायद ट्रेड डील की घोषणा होने की उम्मीद रखनी चाहिए? नहीं, जो डिफिकल्ट एरियाज है वो डिस्कस हो रहे होंगे, बट अभी जो पैटर्न है उसमें ज्यादा ऑप्टिक्स है और पोस्चरिंग ज्यादा है। और जैसे कि यूएस का बिहेवियर है, जैसे बाकी फेलो पैनलिस्ट ने कहा है कि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर रहा है। सो कॉशियस अप्रोच की बहुत जरूरत है। हमें इमोशनली स्वेड नहीं हो जाना चाहिए और हमें बहुत ही कॉशियसली स्टेबलाइज, पर्टिकुलरली यूएस के
के मामले में हमने जो एक सवाल और रेड मैं लाइन जो मिथिलेश, ड्रॉ हाँ, की है क्रॉस नहीं करने देना मिथिलेश्वर जी, चाहिए। एक सवाल और आपसे पूछूं मैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री से लगातार जुड़े हुए हैं। जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कि जब से यूएस ने 50% का टैरिफ लगाया, उसके बाद लगातार 4 महीने तक एक्सपोर्ट के जो है गिरा यूएस होने वाला, लेकिन अब पिछले 1 महीने में हमने देखा अक्टूबर में थोड़े से वहां पे पिक किए, करीब 14.5% एक्सपोर्ट बढ़ा है यूएस की तरफ। तो ये कहां से बढ़ना आ रहा है? क्या वापस से क्लाइंट जो बड़ी ड्यूटी की वजह से चले गए थे वो फिर से ऑर्डर देना शुरू कर दिए, या फिर कोई बीच का रास्ता निकलना शुरू हो गया है? नहीं, हमारे सेक्टर में तो पिछले 2 महीनों में अगस्त तक बढ़ा था, क्योंकि बहुत लोग फ्रंट लोड कर रहे थे शिपमेंट्स को टैरिफ के एक्सपेक्टेशन से। लेकिन उसके बाद अगस्त और सितंबर में तो डिक्लाइन हुआ है, 14.3% का डिक्लाइन हमारे सेक्टर में। बल्कि ये हालत है कि बिकॉज़ 30% की ड्यूटी डिफरेंशियल को कोई अब्सॉर्ब कर नहीं सकता है, तो लोगों ने अपना कस्टमर बेस लूज़ नहीं करने के लिए लोग लॉसेस पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि होपिंग अगेंस्ट होप कि कुछ डील हो जाए। बिकॉज़ एक बार अगर कस्टमर मूव अवे कर जाएँगे तो वापस फिर उनको आना बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हमारे सेक्टर में तो गिरावट है, और ये और एक्चुअल पिक्चर जो हमारे यहाँ इमर्ज करेगा वो जनवरी के बाद करेगा, क्योंकि जो शिपमेंट है स्प्रिंग के वो वहाँ अप्रैल तक चलते हैं, और डिलीवरी जो होती है वो 3 महीने पहले तक होती है। तो फ्रॉम अक्टूबर जनवरी एंड तक जो है, मिड जनवरी तक वो स्प्रिंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स लॉस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बट वो अभी बंद नहीं हुआ है। समर के ऑर्डर्स तो प्लेस ही नहीं हुए हैं, तो बाद में चैलेंजेस ज्यादा आपको मैनिफेस्ट होके दिखेंगे। यही वजह है कि जितना जल्दी ट्रेड डील हो जाए तो ये जो घाटा सह के भी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्टर, इस उम्मीद में कि ट्रेड डील हो जाएगी, ड्यूटी कम हो जाएगी तो हमारे कस्टमर बेस बने रह जाएंगे। इस वजह से उम्मीद जल्दी बढ़ गई कि जल्दी जल्दी ये डील होता हुआ दिखा। अजय श्रीवास्तव साहब, आंकड़ों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैं आपकी एक रिपोर्ट भी जीटीआरआई की देख रहा था इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर के, पिछले 4 महीने में गिरा है, लेकिन जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़े कहते हैं वो कह रहा है कि 14.5% बढ़ा है अक्टूबर में, और उम्मीद ये भी कर रहे हैं लोग कि नवंबर में शायद बढ़ता हुआ दिखे आपको कंपेयर टू मंथ ऑन मंथ बेसिस। तो हाँ, 2 तरह से हम डेटा को देख सकते हैं। एक ये है कि हम इस नवंबर को पिछले साल के नवंबर के एक्सपोर्ट से करें, बट मेरे हिसाब से अगर हम टैरिफ को इम्पैक्ट को स्टडी करना चाहते हैं तो ये सही पैमाना नहीं होगा। हमारे हाईएस्ट टैरिफ लगने के बाद हाईएस्ट एक्सपोर्ट थे मई में, और मई के बाद से जून में कम हुए, जून से कम जुलाई में रहे, जुलाई से कम अगस्त में रहे, अगस्त से कम सितंबर में रहे, सितंबर से अधिक अक्टूबर में हुए। और उसका जस्टिफिकेशन ऐसा है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है यूएस को, अगर हम 3 पार्ट में बांटें, पहला पार्ट है करीब 30% जो एक्सपोर्ट है वो उन चीज़ों का जिसमें टैरिफ लगता नहीं है, जैसे स्मार्टफोन्स हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हैं, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो इन चीज़ों का एक्सपोर्ट भी पहले महीनों में गिर रहा था। पता नहीं क्यों गिर रहा था, मुझे नहीं मालूम, शायद फ्रंट लोडिंग की वजह से गिर रहा था या नए मॉडल इंट्रोड्यूस करने की वजह से गिर रहा था। इनका जो एक्सपोर्ट है वो इम्प्रूव हुआ है अक्टूबर में, इसलिए ये हुआ है। लेकिन जिन चीज़ों में टैरिफ लगा हुआ था उन सब का एक्सपोर्ट जो है गिरा हुआ ही है। तो वही मैंने कहा कि 2 तरह से देखना है। अगर आपको अच्छा देखना है हर हालत में तो आप पिछले साल से कंपेयर कीजिए। अगर आपको टैरिफ इम्पैक्ट देखना है तो आपको मई से देखना पड़ेगा। तो मई और अक्टूबर तक का जो एक्सपोर्ट है वो 28.5% गिरा हुआ है। अक्टूबर का एक्सपोर्ट मई के एक्सपोर्ट से 28.5% कम है। और देखिए, सितंबर अक्टूबर 2 महीने ही केवल 50% लगे हुए हैं, इसके पहले 25% या 10% लगे थे टैरिफ। तो आगे आने वाले समय में अगर हमको कोई डील नहीं होता है, रशियन टैरिफ कम नहीं होते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो है ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी अधिक गिरेंगे। लेकिन एक चीज जो आपने बड़ा अच्छा कहा कि जिस पे टैरिफ नहीं लगा है उसके एक्सपोर्ट क्यों गिरे उस समय पता नहीं, अब जो बढ़ रहे हैं उसको उस कैटेगरी में चीज़ें हैं जो बढ़ रही हैं। दूसरा और ये कि आप टैरिफ के इम्पैक्ट को देखना है तो ईयर ऑन ईयर देखना है कि मंथ ऑन मंथ देखना है, ये आप तय कर लीजिए, तो उस हिसाब से इसका आकलन कर सकें। लेकिन एक बात जो आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा था उस पर मैं चाहता हूँ थोड़ी सी चर्चा कर लूँ कि जब इतनी बातचीत हो गई कि सौहार्दपूर्ण संबंध ही बन गए, हमने रशिया से ऑयल खरीदना ही बंद कर दिया, लगभग बंद कर दिया है, तो रशिया के तेल खरीदने के एवज में जो हमें 25% के एडिशनल टैरिफ लगाए गए थे, 25% अतिरिक्त ड्यूटी लगाया था यूएस ने, उसको क्यों नहीं वापस कर रहा है? शशांक सर, ये क्या वापस नहीं करके प्रेशर टैक्टिक माना जाए इसको यूएस की तरफ से?
नहीं, हमको लगता है कि अभी यूएसए निर्भर ये निश्चय नहीं कर पाया है कि ये वाक़ई में ये अमेरिका के दबाव की वज़ह से भारत ने किया है या किसी और लोकल रीज़न्स ऐसे रहे हैं कि कुछ कंपनीज़ के ऊपर उन्होंने रूसी कंपनियों के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई थी, उसकी वजह से भारत में जो है तेल आना कम हो गया है। लेकिन कोई ऐसा निर्णय नहीं है भारत का, क्योंकि हो सकता है कि वो रूस में अगर किसी तरीके से दोबारा से चैनल्स बन जाते हैं, तो फिर वो भारत तेल रूस से ले लेगा। तो मुझे लगता ये है कि अमेरिका अभी तक पूरे तरीके से अपने से ये बिल्कुल एश्योर्ड नहीं है कि रूस से जो है तेल कम हो गया। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर अमेरिका इस समय, मैं कहता हूँ कि रूस के नेता अमेरिका की तारीफ़ कर रहे हैं कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे हैं जो कि यूक्रेन के इश्यू को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे हैं और शांति के तरीके से देख रहे हैं। तो अगर इस तरह से वाक़ई में उनका आपस में शांति की तरफ वो बात आगे बढ़ जाती है और ऐसा नहीं है कि वो नेटो में जो दरारें आई हैं वो खाली यूरोप की तरफ से ज़्यादा वो डिफेंस बजट्स बढ़ाना चाहते हैं अमेरिकन हथियार खरीदने के लिए। तो मेरे ख्याल से तब शायद ये रूस और अमेरिका की बात होगी, तो फिर भारत के प्रति जो भी टैक्स लगाए गए हैं, वो कम करने होंगे। तो हमारे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक बात, अभी तक मैं निर्णय देख रहा हूँ कि सबका ये मानना है कि जनवरी के बाद में ही मालूम चलेगा। अभी ये कहना कि बहुत अच्छी बातें हो गई हैं और अमेरिका और भारत के बीच में जो है सब कुछ जो है ट्रेड डील भी हो जाएगी और एक तरफ़ा टैरिफ्स भी कम हो जाएँगी, अभी बहुत जल्दबाज़ी होगी। मेरे ख्याल से थोड़ा रुकना होगा, देखना होगा किस तरीके से बात चलती है। रूस के मामले पे जैसा कि आपने कहा कि दो बातें हैं, एक तो आश्वस्त होना चाहता है अमेरिका कि वाकई तेल खरीदना बंद किया गया हमारे दबाव में या फिर कमर्शियल डिसीजन लिया गया है। दूसरा, शायद इस बहाने से रशिया के ऊपर भी एक दबाव बन रहा है कि आप यूक्रेन वॉर को जल्द से जल्द खत्म करिए। आरती टिक्कू सिंह। लक्ष्मण जी देखिए, उनका यूएस और रशिया के बीच में लगातार बात तो चल ही रही है। यूक्रेन वॉर में कोई पीस डील की बात तो चल ही रही है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि पीस डील की तरफ बढ़ रहे हैं। वो बेशक खुश नहीं है, लेकिन वो लगभग लगभग उसके साथ सहमति हो ही जाएगी। उसमें क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, दोनों तरफ से वो देखना बाकी है। लेकिन रूस की तरफ से भी मुझे लगता है कि अगर उनकी बात जो रखी जाए कि जो उन्होंने टेरिटरीज़ अभी तक उनके हाथ में आई है और वो उनके ही हाथ में रहती है, तो मुझे लगता है कि रशिया के पास ऑलरेडी ये तो दिखाने को है ही, प्रेज़िडेंट पुतिन के पास ये दिखाने को तो है ही कि उन्होंने ये जंग जीत ली और उनके गेन्स में टेरिटरीज़ जो उन्होंने इस जंग में जीती, तो उनके लिए मुझे लगता है कि अ, लूज़ करने के लिए बहुत कम है। इनफैक्ट रशिया एज़ ऑफ टुडे विनर दिख ही रहा है उस वॉर में। जहाँ तक बात है कि अभी इंडिया और इसमें इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पर, अगर यूएस और रशिया की पीस डील हो जाती है यूक्रेन वॉर को लेकर, मुझे लगता है कि देखिए वापस से हम उसी पोजीशन पे पहुंचेंगे कि इंडिया रशिया की जो पार्टनरशिप रही है, जो रिलेशनशिप रही है, वो अकोमोडेट हो सकती है उसमें, अगर यूएस और रशिया की के बीच में एक सॉलिड पीस डील होती है। क्योंकि हिस्टोरिकली वो एग्जेम्पशंस कई सारे इंडिया को जो मिले हैं, क्योंकि यूएस कहीं न कहीं ये समझता है कि एशिया में चाइना की कंप्लीट हेजेमनी या एक्सपेंशनिज्म जो है, उसको रोकने के लिए इंडिया और रशिया का एक ही साइड पे रहना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि वो अकोमोडेशन अब ये वाली सरकार भी दिखा ही देगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो टीम है, वो बहुत सारे जितने भी इश्यूज़ है, वेदर ये ऑयल एंड गैस के बारे में है, डिफेंस के बारे में है, अपने टर्म्स ऑफ जो ट्रेड है, वो हमारे बेनिफिट में होने चाहिए, क्योंकि इनफैक्ट एज़ आई सेड अर्लियर आल्सो कि मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी टीम हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से ही नेगोशिएट कर रही है, तभी इतना डिले हो रहा है। लेकिन डिफेंस को लेकर, ऑयल एंड गैस को लेकर ये बहुत ज़रूरी समझना है कि हमें कहाँ फ़ायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है।
किससे सस्ता तेल ले सकते हैं, किससे सस्ते वेपन्स ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो प्राइम मिनिस्टर का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस सेक्टर में जो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है, कितना कुछ हमें यूएस दे सकता है। पूरा जो डिफेंस सिस्टम का जो कंसोल है, क्या वो सारी टेक्नोलॉजी हमें मिल सकती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए? वो सारी चीजें टेबल पे होंगी, और अगर मुझे प्रधानमंत्री लगता है कि ये जी ने सारी बात चीजें की है टेबल